धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 47 दिनों तक हुए बमबाड़ के बाद आखिर 4 दिनों की जंगबंदी हो गई थी। पिछले 3 दिनों के दौरान, यानी कि पिछले 3 दिनों की जंगबंदी के दौरान 39 बंधकों को रिहा किया जा चुका है। उसके जवाब में इजराइल भी 3 गुना फिलिस्तीनियों को अपनी जेलों से छोड़ चुका है। आज जंगबंदी का आखिरी दिन है। क्या ये जंगबंदी आगे बढ़ेगी या फिर से एक बार जंग देखने को मिलेगी, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कल एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जब अचानक बेंजामिन नेतन्याहू पहुंच गए गाजा। और गाजा आप जानते हैं वो इलाका जो हमास का गढ़ बताया जाता है। 20 साल बाद इजराइल का कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से गाजा में पहुंचा है। तो उसके बाद लोग कहने लगे हैं कि क्या अब गाजा पर इजराइल का इस कदर कंट्रोल हो चुका है कि वहां जाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू को कोई डर नहीं लग रहा है। क्या हमास का उतना बड़ा अस्तित्व गाजा में नहीं बचा है, क्योंकि तमाम बिल्डिंगें तबाह बर्बाद कर डाली हैं, तमाम तरीके से पूरी कमर तोड़ डाली है। इस वजह से अब बेखौफ होकर वहां बेंजामिन नेतन्याहू पहुंच गए हैं। या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया जो मिलिट्री तौर पे देखा जाए तो इजराइल को इस जंग का बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन अगर राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पे देखा जाए तो हमास अभी भी फायदे में नजर आ रहा है। लेकिन कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है और इसके क्या क्या जो है तमाम चीजें निकल के सामने आ सकती हैं, उनके आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिर से एक बार स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं मोहम्मद अहमद काजमी साहब, मीडिया स्टार के संपादक हैं और मिडिल ईस्ट पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने दर्शकों से मिलने का एक और मौका दिया। जी, आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं, सवाल शुरू मेरा कर सकते मेरा पहला सवाल यही होगा कि जो सीज फायर का आज आखिरी दिन है, क्या लगता है ये सीज फायर और बढ़ेगा, या जिस तरीके की बातें की जा रही हैं कि सीज फायर खत्म होते ही इसराइल फिर से हमला कर देगा, या इसराइल जिस तरीके से अब गाजा को छोड़ के मगरिबी किनारे पर हमला कर रहा है, कल भी उसने 8 लोगों को वहां पर मौत के घाट उतार डाला है, और वो तब जबकि 2 इजरायली जासूसों की वहां पे हत्या कर दी गई थी। तो होगा क्या? देखिए, अभी मुझे तो ज्यादा उम्मीद है कि ये जंगबंदी बढ़ेगी। बढ़ने की वजह दो तीन है। एक तो अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं इजराइल में, उन्होंने कहा कि हम जब तक एक एक इजरायली वापस नहीं आ जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरी बात, इजराइल ने खुद ये कह दिया है कि ये जंगबंदी बढ़ सकती है अगर हमास हर दिन 10 इजरायलियों को छोड़े और उनके 3 गुना यानी 30 तकरीबन हम आपके छोड़ते रहेंगे। तो ये इशारा मिल गया। और टाइम्स ऑफ इजराइल ने अभी जो सुबह में खबर दी है उसमें बताया गया है कि हमास की तरफ से ऐसा कोई कहा गया है कि वो जंगबंदी बढ़ाने के लिए राजी हैं। उधर कुवैत, माफ कीजिएगा, कतर और अमेरिका और इजिप्ट, ये सब इस काम को कर रहे हैं कि ये जंगबंदी बढ़नी चाहिए। एक बात और है, जमीनी जंग में वो कामयाबी नहीं मिल रही इजराइल को जो जिस कामयाबी की वो उम्मीद कर रहे थे। अब तक भी किसी एक हमास के लड़ाके की कोई एक डेड बॉडी की एक फोटो भी नहीं दे पाए हैं अभी तक। वह दावे तो किए हैं इन्होंने कई बार, शुरू शुरू में आपको याद होगा जंग के पहले हफ्ते में कई कमांडरों को मारने की बात की थी, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया था। तो मरने की तादाद, फौजियों के मरने की तादाद इजराइल की काफी है। 200 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं जो ये जंग हुई जमीनी। तो उसमें भी इजराइल आगे बढ़ने की हालत में नजर नहीं आ रहा। और जो प्रेशर है नेतन्याहू पर उन फैमिलीज का जिनके लोग गिरफ्तार हैं, जिनके लोग कैप्टिव्स बने हुए हैं हमास के हाथों, वो दबाव भी बहुत ज्यादा है। उसको भी किसी तरह से वो रिलैक्स करना चाहते हैं। तो बजाहिर तो ऐसा लगता है कि ये बढ़ेगी और हफ्तों बढ़ सकती है। हो सकता है आगे आगे बात होते होते ये परमानेंट हो जाए। मुझे इसकी उम्मीद कम है कि जंग शुरू होगी। धमकियां तो इजराइल की तरफ से बार बार दी गई हैं कि हम दोबारा जंग शुरू करेंगे और तबाह कर देंगे, लेकिन ग्राउंड पर कुछ हालात ऐसे लगते नहीं। क्या दबाव इस कदर है नेतन्याहू पर कि वो फिलहाल अभी जंगबंदी करके तमाम बंधकों को पहले रिहा करवा देना चाहते हैं,
और करवा लेना चाहते हैं और उसके बाद फिर से दोबारा से जंग को तैयार करेंगे, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि हमास का जो मिलिट्री विंग है वो नहीं चाहता है कि तमाम बंधकों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर बंधकों को छोड़ दिया गया तो जिस तरीके से आज वो समझौता कर रहा है, सीज फायर करवा पा रहा है, वो नहीं करवा पाएगा। हमास ने एक काम और किया है, जो दूसरे मुल्कों के कैदी हैं उनको उन्होंने बीच बीच में छोड़ा है। उससे ऐसा लगता है कि वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते। थाईलैंड के 12 लोग छोड़े गए, फिलीपीनी छोड़े गए, कल भी कई मुल्कों के लोग छोड़े गए हैं। यानी उस तादाद के अलावा जो इजराइल के 50 छोड़ने हैं उसके अलावा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमास अब डिप्लोमेटिक तौर पर भी काफी एक तरह से परिपक्व हो गया, मैच्योर है। और अब हमास को माइनस करके गाजा का फ्यूचर कुछ नहीं सोचा जा सकता। और हमास अकेले नहीं है, जिहाद इस्लामी और दूसरे ग्रुप्स जो हैं वो खामोशी से इनके साथ हैं। इसलिए सिर्फ हमास कहना बहुत जरूर मुनासिब नहीं है। बहुत जितना भी रेजिस्टेंस है और जो लोग छूट करके आ रहे हैं, जो लोग फिलिस्तीनी छूट करके आ रहे हैं, उनकी जो वीडियोज आ रही हैं, जो आते ही वो जीत का निशान दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हमास ना होता, अगर रेजिस्टेंस फोर्सेस ना होती तो हम छूट नहीं सकते थे। वो एहसास वहां के लोगों में, जितना भी इजराइल कोशिश कर ले कि हमास और गाजा के लोगों को किसी तरह से अलग अलग कर दिया जाए, वो उसमें कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसमें कामयाब नहीं हो रहा, लेकिन जो डर बताया जा रहा है मीडिया में कि हमास का जो मिलिट्री विंग है वो कह रहा है कि अगर हम तमाम बंधकों को छोड़ देंगे और बंधकों के दम पर ही ये सीज फायर हो रहा है, पूरी दुनिया हमारे से बात कर रही है, तो उसके बाद जो उन्हें डर सता रहा है या उनकी जो आशंकाएं हैं, क्या वो वाजिब नहीं है? देखिए, वो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली बहुत ही अहम कदम उठाया था कि कुछ कैदियों को उन्होंने कैद किया था, कुछ लोगों को, इजरायलियों को, और वो उन्होंने एक तरह से बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया। और जंग की स्ट्रेटेजी में इस किस्म के फैसले लेने होते हैं। दूसरी बात, लोगों को बराह रास्त मार देना हजारों की तादाद में, उनके मुकाबले में शायद जंग में कम नुकसान वाला रास्ता यह है कि कैदी बना लो, फिर उसके बदले में हम अपने कैदी छुड़ाएंगे और कुछ और आसानियां लेंगे। मुझे याद है कि कल हमारी आपकी जब बात हो रही है, कल कैदियों के छूटने में कुछ घंटों की देरी हुई और उस देरी की वजह बताई जा रही है कि गाजा में जो इमदाद का सामान पहुंचने वाला था उसमें उधर से लेट कर रहे थे। तो हमास वालों ने वहीं फिर रोक दिया कि भाई जो जैसे कंडीशंस तय हुई हैं उस पर अमल करो, नहीं तो हम रोक सकते हैं किसी भी वक्त। तो हमास कोई कमजोर बिहेव नहीं कर रहा है, वो अपनी कोई कमजोरी जाहिर नहीं कर रहा है। और रही बात ये कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम सबको छोड़ देंगे, तो ये बहरहाल है, उनका सोचने का बहरहाल इख्तियार है, हक है। और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जो भी स्ट्रेटेजी अपनाए वो मुनासिब है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने लोगों को छुड़ाने वाले मुद्दे पर बात कर लेते हैं। 50 के बदले 150 छोड़े जा रहे हैं, जबकि जब से ये जंग शुरू हुई थी तब से हजारों लोगों को उठाकर इजराइल ले गया और उससे पहले से हजारों लोग जेल में पड़े हुए थे। तो 50 के बदले 150 छुड़वा लेना, ये कहाँ की होशियारी कही जा सकती है? 50 के बदले 150 छुड़वा लेना, तो ये तो कामयाबी की बात है। 50 के बदले 50 नहीं छोड़े गए। दूसरी बात, इजरायली मीडिया एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से खबरें पेश कर रहा है कि साहब ये 39 छूटे, 50 दिन के बाद छूटे। 50 दिन ऐसे याद दिला रहे हैं कि जैसे कयामत आ गई। ये 10-10 साल से, 15-15 साल से कैदी थे जो बगैर किसी गुनाह के बंद थे। तो इन्हें कहते हैं सिक्योरिटी, जैसे हमारे यहाँ वो NSA लगा दिया या कुछ लगा दिया और बगैर कोई जुर्म हुए, जुर्म से पहले ही कैद में डाल दिया, तकरीबन उसी तरह का कुछ था। तो क्या एक के बदले 3 छुड़ा लेना समझदारी है या नासमझी है? ये तो मैं समझता हूं अवाम फैसला लेंगे। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पहले से हजारों बंद थे और अब इस जंग के दौरान और ले जाके जेलों में ठूस दिए इजराइल ने। अब 150 अगर आपने छुड़वा भी लिए तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? नहीं, इससे उससे ज्यादा बार्गेनिंग में कोई बात नहीं बनी होगी। कोई कोई कहीं तो कोई बात अटकी होगी ना, कहीं तो बातचीत में कहीं कोई ऐसी रुकावट, या देखिए पॉसिबिलिटीज पे काम किया जाता है।
ऐसे हालात में कि इम्कान कहां तक है, क्या क्या हो सकता है, उसके हिसाब से कर रहे हैं। और शर्त सिर्फ एक नहीं है, इतने लोग आप छोड़ेंगे और इतने ट्रक सामान आप अंदर जाने की इजाजत देंगे, तो ये भी बहरहाल उस डील का ही हिस्सा है। यानी कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि लोग छुड़वाना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, और लोग अगर कम भी छूट रहे हैं और ज्यादा भी अगर छूट जाते हैं तो उससे कोई बड़ी जीत हमास की नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरीके से राहत सामग्री और ईंधन पहुंच रहा है लोगों के लिए, वो ज्यादा बड़ी अहमियत रखता है हमास के लिए। देखिए, जिंदा लोग जो हैं उन्हें जिंदा बचाना अब ये प्रायोरिटी होती है। भूख से मरने वाले लोगों को बचाना भी तो बहरहाल एक अहम काम है। जो लोग मर गए उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो जिंदा है उन्हें जिंदा बाकी बचाना भी एक बहरहाल किसी भी जंग के सिलसिले में या जंगबंदी के फैसले में अहम हिस्सा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अब ये बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरीके से कल गाजा पहुंच गए और गाजा को गढ़ माना जाता है हमास का, तो वो मैसेज क्या ये नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की तरह कि घर में घुस के मारा? हाँ, वो मैसेज तो यही देना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो मौत से डरने वाले लोग टनल्स में नहीं जा रहे, इनके फौजी, उनका क्या कर लेंगे? उनको कहां से हिम्मत बंधा देंगे? देखिए, कोई एक इलाका कब्जा है, कब्जे में आप हेलीकॉप्टर से उतर जाओ, किसी भी तरह से उतर जाओ, तो इसमें कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। कमाल ये है क्या वो हिम्मत जुटा पाएंगे उनके फौजी के टनल्स में घुसें और हमास को मारने की हिम्मत करें। ये जो बाहर सीवर के से इनलेट के बाहर बंदूक लेके एक फोटो खिंचवा करके अखबारों में छपवा लेना है, तो वो छपवाते रहे, वो कर ही सकते हैं। तो ये कोई नहीं, बहुत, हाँ, इसको आप ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि जो हमास सीधे तेल अवीव पर रॉकेट से हमला करता है और तमाम शहरों पर रॉकेट से हमला करता है और उसी के घर में बेंजामिन नेतन्याहू पहुंच जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं, यानी हमास का वहां पे वो दबदबा नहीं रहा है। देखिए, खुद अमरीकी मैं अभी बताऊं आपको, अभी जो मैंने खबर पढ़ी है, जॉन बोल्टन अमेरिका के जो सीआईए के भी चीफ रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है हमास जीत चुका है। उसके अलावा कई अमरीकी एक्सपर्ट्स जो 2-3 दिन पहले मैंने अपने प्रोग्राम में भी शामिल किया था, कई यूनिवर्सिटियों के लोग, वो कहते हैं कि हमास जीत चुका है। तो जीत हार कोई ऐसा नहीं होता कि कोई एक लाइन खिंची हुई थी, उस पर दौड़ने वाले दौड़े, जिसका पहले पैर पहुंच गया वो जीता हुआ है। ये फायदे और नुकसान, किसने क्या खोया क्या पाया, इस तरह से हिसाब लगता है जंग में जीत या हार का। उस लिहाज से तो हमास जीता हुआ है। नंबर एक, हमास कोई एक मुल्क की, मतलब उस तरह से फौज नहीं है जिसके दुनिया भर से हथियार आते हों। और इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसको अमेरिका और सारा यूरोप और सारे उसको बचाने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। उसके मुकाबले में इतनी कामयाबी हासिल कर लेना कि लेबनान के आसपास से यहूदी बस्तियां खाली हों, गाजा के आसपास से यहूदी बस्तियां खाली हों, और दुनिया भर में ये कहा जाए 7 अक्टूबर के ऑपरेशन के बाद कि इजराइल की वो हैसियत ही नहीं है जो समझी जाती थी, तो क्या ये सारी कामयाबियां फौजी कामयाबियां नहीं है? ये दुनिया देख रही है। और इसके नतीजे अभी आने, जंग के बाद भी क्या इजराइल 7 अक्टूबर से पहले वाला इजराइल कभी बन पाएगा? ये भी फैसला करेगा वक्त आने वाला। ये भी फैसला वक्त करेगा, लेकिन आपने बात जीत और हार की। मुझे लगता है हमास कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जरूर जीत गया है, लेकिन सैन्य ताकत के आधार पर इजराइल की ही जीत हुई है। उसने गाजा को तबाह बर्बाद तो कर ही डाला है, अल-शिफा अस्पताल को अपना एक तरीके से सेंटर बना डाला है सेना का। देखिए, हवाई जहाजों से मार आकर के मार देना, एयरफोर्स के साथ, वो उनके दूसरी तरफ तो एयरफोर्स है नहीं ना, वो रॉकेट से, ड्रोन से, मिसाइल से काम चलाते हैं। अब एक दूसरी तरफ हवाई जहाज है, और सऊदी अरब से हवाई जहाज उड़ रहे हैं साहब। अमरीकी जहाज सऊदी अरब से उड़ उड़ करके मार रहे हैं गाजा में। तो भाई, जहां पूरी एयरफोर्स और दसियों बीसियों मुल्क जिसकी तरफ हों, वो अगर ऊपर से चटियल मैदान कर दे और बिल्डिंगें गिरा दे, तो ये कौन सी जीत है? लड़ाई में अगर पहलवान दोनों तरफ के बराबर हों, तब उसे आप आसानी से कह सकते हैं कि ये जीता ये हारा। लेकिन वहां तो एयरफोर्स नहीं है, वहां आपने 16 साल से पाबंदियां लगा रखी हैं, सब तरफ से कोई सामान ना जा पाए। उसके बाद भी आपको 48 दिन तक
जंग में उलझाए रख करके और आपको मजबूर किया जंगबंदी के लिए। और हमास का ये कहना है कि हमने मजबूर किया इजराइल को जंगबंदी मांगने के लिए। तो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। और इसमें जो रेजिस्टेंस की ताकतें हैं, जो पावर्स हैं, जो आसपास के हैं, वो सब, मिसाल के तौर पे हिजबुल्लाह ने अपने एरिया में 1/3 फौज को एंगेज रखा, हूथियों की तरफ से भी हमले हुए, अमेरिका के बेसिस पर सीरिया और इराक में हमले हुए। तो ये सब तरफ के जो दबाव थे और खुद नेतन्याहू पर अंदरूनी दबाव, उस सब के नतीजे में उनको जंगबंदी करानी पड़ी। लेकिन नेतन्याहू की गाजा में जो उपस्थिति हुई है उसका जवाब हमास किस तरीके से देगा, और अगर नहीं देगा तो हमास पर सवाल तो उठेंगे कि हमास का वो दबदबा गाजा में नहीं रहा। ये तो लोग कहेंगे ना आसान भाषा में। देखिए, ये आज कोई आखिरी दिन नहीं है, ना जंग का ना जंगबंदी का। देखते जाइए हमास किस तरह से जवाब देता है, ये तो वक्त आने वाला बताएगा। अभी हम ये आज फैसला नहीं कर सकते कि बिल्कुल आखिर में क्या कुछ होगा, इसलिए हमें मेरे ख्याल से देखते रहना चाहिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ, तो तब नतीजा निकालें तो ज्यादा अच्छा है। बहुत शुक्रिया, आपने सही कहा। क्योंकि देखिए, पत्रकारिता हड़बड़ी का साहित्य है। जो चीजें होती हैं, चाहे काजमी साहब होता है, हम वो सवाल उठाते हैं, वो उस पर जो भी अपना नजरिया रखते हैं या जो भी चीजें दिखाई दे रही होती हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश ही लगातार जारी है जब तक चीजें चल रही हैं। आगे जो होगा उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों का शुक्रिया कि वो मेरे प्रोग्राम को बहरहाल देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।